अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज अफ्ती मेंशन में सुबह से ही चहल पहल थी। हर कोई अपने हिस्से का काम करने को दौड़ता फिर रहा था। आयशा बेगम इधर उधर औरतें नौकरों को मुख्तलिफ हदायत दे रही थी। पूरे मेंशन में अनवा इकसाम के पकवान की खुशबू फैली हुई थी। पूरे मेंशन में अनवा इकसाम के पकवान की खुशबू फैली हुई थी। किचन में खड़ी आयशा बेगम बेगम और अस्मा बेगम मुख्तलिफ पकवान तैयार कर रही थी। फलक, आर्यान, आलिया, सुहेल और अरफा के कमरे सेट करके अब फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़े। फलक ने किचन के लाउंज में खुलते दरवाजे से किचन में झांका। इलाका साफ मिलते ही वो आहिस्तगी से किचन में दाखिल हुई, क्योंकि आयशा बेगम और अस्मा बेगम फ्रेश होने के लिए कमरे की तरफ जा चुकी थी। वगरना इसकी मौजूदगी में फलक के लिए खाने पर हाथ साफ करना मुश्किल होता। हमको ही चुरा लो। पुलाव चेक करते हुए फलक गुनगुनाई, यूं जैसे इसे लगा कि साहब पुलाव वाकई ही इसे चुरा सकते हैं। मज़ा आ गया, ज़बरदस्त, क्या बात है। उंगलियां चाटते हुए फलक मज़े से बोली। दिल में कहीं तुम बसा लो। कौरमा वाली देची का ढक्कन उठाकर इससे एक बोटी अचकी। हाय अल्लाह, क्या बात है, इतने मज़े का। फलक मज़े लेती हुई बोली। हम अकेले हो जाएं, गुनगुनाते हुए इससे शामी कबाब का मसाला उंगली पे लगाया। क्या बात है, दिल करता है इन खवातीन के हाथ चूम लूं। दूर तुमसे होना जाए। लजीना देखकर वो सब कुछ भूल चुकी थी। मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, कहाँ ये अजीम औरतें, इनके हाथ अब चूम लूं। लाला पास आओ, गले से लगा लूं। इससे पहले कि फलक वाकई लफ्ज़ों के तकाज़ों का एहतराम करते हुए खीर के बाउल को गले लगाती, आयशा बेगम की तरफ से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे रुमानी दुनिया से हकीकी दुनिया में पढ़ा। हाय अल्लाह जी, ये वल्लन कहाँ से आ गया। फलक बुलबुला कर ही रह गई। बताओ तुम्हें, इसीलिए तुम्हें किचन में आने से मना कर रही थी। मुझे तुम्हारी नीयत का बखूबी अंदाज़ा था। आयशा बेगम ने इसके कान खींचते हुए से लताड़ा। क्या मामा कोई इतना भी जुल्म करता है अपनी औलाद पर। मुझे छोड़ दे। अगर मेरे हबी जी को पता चल गया, इनकी वाइफ टू बी को, इनकी सासू माँ ने रुई की तरह फलाह तरीक को दंका था, और फिर देखिएगा वो आपसे बदला लेती। फलक ने धमकी देते हुए कहा। क्या कहा? आयशा बेगम को पहले तो समझ ना आई, मगर जब तक आई फलक खुद को छुड़वाकर भाग कर 9-2-11 हो चुकी थी। मगर आयशा बेगम की हवाई चप्पल इसकी कमर पर पड़ी तो वो बिलबलाती हुई रुकी। मगर आयशा बेगम को दूसरा जूता भी उतारते देख वो गधे के सर से सींग की मानित गायब हुई। बेशर्म न हो तो, आयशा बेगम दांत पीसते हुए बोली। दानियाल कमरे से निकला और जीने तय करता नीचे की तरफ बढ़ा। पूरे घर में खामोशी थी। मुलाजिम क्वार्टर में थे। अस्मा बेगम और शाहजेब साहब घर में मौजूद ना थे, जबकि अमील वीकेंड के बाइस अभी तक सो रही थी। सीटी पे गाने की कोई धुन बजाता हाथों से माथे पर बिखरे बालों को सेट करते हुए वो किचन की तरफ बढ़ा। भूख जोरों की लगी थी, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी। दानियाल ने फ्रिज में गए सिक्टी नोक को अखाड़ा। मैं आयशा बाजी की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। ओवन में चीज़ें सैंडविच बनाकर रख दिए हैं, खा लेना और 5 बजे तक तुम दोनों भी तैयार होकर आ जाना। ये सिटी नोट अस्मा बेगम ही लगा कर गई हैं। जब भी इन्हें कहीं जाना होता है, अमल और दानिया सो रहे हों या घर ना हो, तो वो ऐसे ही इन्हें अपनी बात पहुंचा देती हैं। चीज़ सैंडविच के बारे में सुनते ही दानियाल की भूख नए सिरे से चमक उठी। दबे पाँव चलता हुआ ओवन के पास पहुंचा और चीज़ सैंडविच निकाले। चीज़ सैंडविच की मशहूर कुन खुशबू को इनने नाकों के नथों से महसूस किया। इश्क को पानी पूरी मार देती है, अकल को चीज़ मार देती है। आदमी खुद को खुद नहीं मारता, भूख मार देती है। कंधे जाते हुए दानियाल ने शेर का इतना बड़ा एक्सीडेंट करवा दिया कि बेचारा हाथों और पैरों से मजबूर हो गया, और गुमान यूँ हो रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ डाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह, 8 सैंडविच खाकर खाली प्लेट एक तरफ की और उठा। कुछ हैवी नहीं हो गया, अभी तो दावत भी करनी थी। मामा मेरे लिए इतने सैंडविच रख। दानियाल की बात अधूरी रह गई, क्योंकि इसी पल इसे याद आया कि अमिल भी भूखी होगी। अम्मू के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, दानियाल ने परेशानी से सोचा। चलो कोई नहीं, वो तो बीबी बच्ची सब्र कर ही लेगी।
मसला हल हो चुका था, मगर नहीं, असल मसला अब शुरू हुआ। उफ, मेरा पेट इतना हैवी हो गया, अब क्या करूँ? इसने परेशानी से कहा। हाँ, इस्तंबुल जिंदाबाद, दानियाल ने कहते ही कप बोर्ड से इस्तंबुल का डब्बा निकाला। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए इसकी नज़र एक तरफ पड़े केक पर पड़ी। नहीं नहीं दानी, सोचना भी मत, खुद पे जबर करते हुए दानियाल ने खुद को दिल ही दिल में तनबीह की, मगर बेख्तियार केक की तरफ बढ़ा हाथ को वो रोक ना पाया। क्योंकि आखिर क्यों? 90 की दहाई की अदाकारी की तरह दानियाल ने माथे पर हाथ रखते हुए दहाई दी। चलो कोई नहीं, इतना भी हैवी नहीं हुआ। खुद को तसल्ली देते दानियाल ने केक का डिब्बा उठाया। सिर्फ एक, दानियाल ने खुद को फिर से तनबीह की। दानी, अमीर की आवाज़ पर दानियाल ने जल्दी से केक का खाली डिब्बा डस्टबिन की नज़र किया। क्या हुआ? खुद को कंपोज करते दानियाल ने बालों पे हाथ फेरा। मम्मा कहाँ हैं? अमीर ने तफशीशी अंदाज में पूछा। फलक की तरफ गई हैं, दानियाल ने लिट मार अंदाज में कहा। हैं? मुझे इतनी भूख लगी हुई है, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मम्मा कुछ बना कर भी नहीं गई। अमीर रोने वाली होगी अब, बस अब आंसुओं की ही कसर बाकी थी। हाँ तो और क्या, मेरी भी भूख से हालत पतली हो रही है, सच में मुझे तो बहुत वीकनेस हो रही है। वो अलग बात है कि मेरी हालत पतली हो चुकी है। अगली बात दानियाल ने दिल में सोच कर कही। अमन ने तीखी नज़रों से दानियाल के बालों पर दाएं जानिब लगी क्रीम देखी, जो बेचारे से जल्दबाजी में लग गई। अगले ही लम्हे इसकी नज़र कैबिन पर पड़े सिटी नोट पर पड़ी। तुमने सच में कुछ नहीं खाया ना? अमिल ने अंदाज़ा लगाया। हाँ तो और क्या, दानियाल ने बुखलाते हुए कहा। दाने के बच्चे, बच कर दिखाओ ज़रा। अमिल ब्लीच उठाते हुए जारजाना तेवर लिए इसकी तरफ बढ़ी। सारी बात वो समझ चुकी थी। ओ शिट, इसे क्यों नहीं डस्टबिन में फेंका? सर पर हाथ मारते हुए दानियाल ने खुद को कोसा और अगले ही में बाहर को दौड़ा। अब हाल ये था कि दानियाल पागलों की तरह आगे आगे दौड़ रहा था, जबकि एक हाथ में हिलचा और दूसरे हाथ में जूता पकड़े अमील इसके पीछे दौड़ रही थी। 1 मिनट सांस लेने को दानियाल रुका। देखो, दानियाल ने हाथ उठाते हुए कहा। दिखाओ, वो घूरते हुए बोली। क्या कोई और तरीका नहीं है माफ़ी का? दानियाल ने उम्मीद से पूछा। एक शर्त पर मिल सकती है, वो सोचते हुए बोली। दानियाल इसे घूर कर रह गया। इतना सा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती? ये इतना सा भी नहीं क्या? इसे मेरी मासूम सूरत पर तरस आया। वो दिल में सोच सका और वो इसे कह नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि जवाब क्या होगा। दानियाल ने दांत पीसे। देखो, सादगी सी बात है, मुझे नूडल्स बना दो, नहीं तो ये बात मैंने मम्मा को बता देनी है और बाबा को भी, अम्मी ने दांत निकालते हुए कहा। दानियाल का दिल चाहा कि इसके सारे दांत निकालकर इसके हाथ में दे दे। बैठो, बना देता हूँ। वो दोनों चलते हुए किचन तक आए तो दानियाल इसे बैठने का बोलकर खुद कैबिन से नूडल्स का पैक निकालने लगा। खुद भी कुछ बनाना सीख लो लड़की, कल को हमारी बदनामी होगी, ससुराल कहेंगे कैसी पट्टू लड़की हमारे मत्थे मार दी। सॉस पैन में पानी डालकर चूल्हे पर रखते हुए दानियाल ने इसे लताड़ा। बस मेरी फिक्र ना ही करो तो बेहतर है, हाथ जलाते हुए अमल बेफिक्री से बोली। हाँ भाई, मुझे क्या फ़िक्र, मुझे तो सिर्फ इस बेचारे की फ़िक्र होगी जिसकी किस्मत तुम्हारे साथ फूटी। मेरी साली दिली हमदर्दियाँ इसके साथ। तपा देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए दानियाल ने उबलते हुए पानी में नूडल्स डाले। तुमने अगर फ़िक्र करनी है तो अपने मुंह की करो, अगर तुम्हें ये मुंह अजीज़ है, अमीर बाजू टांगते हुए बोली। हाँ तो तुमने इस बेचारे को ऐसे ही जलील करना है? सैया जी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, नूडल्स बना दें और फिर देखना कैसे बेचारा अगले ही दिन में तुम्हें लाकर हमारे मत्थे मार देगा और कहेगा, लिए पकड़िए अपनी काकी बेटी, जिस दिन बड़ी होगी ना फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगा। कहका लगाते हुए दानियाल ने अपनी बात का मज़ा लिया। वेरी फनी, अमील ने मुँह बनाते हुए कहा। देख लेना ऐसा ही होगा, वरना मेरा नाम बदल देना, दानियाल ने इसे तपाते हुए कहा। इसे मज़ा आता था अमील को तंग करने में और फिर इसे लड़ने में। चुप कर जाओ, मुझे खुद नूडल्स बनाकर दिया करेंगे मेरे वो, तुम बस नाम बदलने की तैयारी पकड़ लेना और अपनी जेब की फ़िक्र कर लेना मेरे भाई, यूं खाली करके फलक तुम्हारी जेब। चुटकी बजाते हुए अमिल वार्निंग देते हुए अंदाज में बोली। वो बस आने की करे, बंदा पूरे का पूरा तैयार है, इस जेब की क्या औकात?
ऐसी करोड़ जेबें कुर्बान इस पर। दानियाल मुस्कुराते हुए बोला। अमिल ने मुस्कुराकर इसे देखा। किस कदर खुश नसीब थी फलक के इसे कोई इतना चाहता था। दानियाल ने नूडल्स का बाउल इसके सामने रखते हुए कहा, जानता था अब नूडल्स जाने या अमिल। अमिल का बस चलता तो सुबह शाम और रात दिन हर टाइम बस नूडल खाती। जब भी तो हर महीने इसके लिए नूडल्स के 5 कार्टन्स आते। अच्छे बने हैं मगर इतने भी नहीं, अभी भी सख्त मेहनत की ज़रूरत है। बहुत सख्त मेहनत की, अमिल ने खाते हुए तबसरा किया। मोटी भैंस, दानियाल दांत पीसता हुआ बोला और पाँव चटकता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसे अभी दावत के लिए भी तैयार होना था। बनाए तो मज़े के हैं कमीने ने, अमिल ने खाते हुए दिल में सोचा। ऐसा ही होता है बहन भाइयों का रिश्ता, मुखलिस, बेगर्स और अनमोल। कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं जिनका कोई नमल बदल नहीं होता, जैसा कि बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप, दोस्त, शोहर, बीवा, मियाँ बीवी का रिश्ता। ये वो रिश्ते हैं जिनका कोई नेमुल बदल ही नहीं। आखिरकार अरसे बाद सही मगर इनके सब्र का फल तो मिल ही गया। रब किसी को देकर और किसी से लेकर इसे आजमाता है और आजमाइश में साबित कदम रहने वालों को फिर मीठा फल भी मिलता है। वो नम आंखों से फरहान साहब के गले लग गए और हर एक की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू हरगिज गम के नहीं थे, वो आंसू खुशी के थे। वो अपने रब के शुक्रगुजार थे कि अरसा बाद सही मगर इसके दिल एक दूसरे की तरह साफ तो हुए। ये आंसू ना थे, वो पानी थे जो गलत फहमियों को धो रहे थे। सारम और फलक भी अपने चाचू के गले लगे। सारम की नज़र बटक बटक कर गेट की तरफ उठ रही थी। गाड़ी पार करते हुए आर्या ने बखूबी इसकी बेसब्री को नोट किया। मम्मा और आलिया आपी पीछे वाली गाड़ी में आ रही हैं, पहुंचने ही वाले होंगे, आर्या ने सारम के गले लगते हुए कहा। वो इसकी बेसब्री को देख चुका था। सारम धीरे से मुस्कुराया। सुहेल साहब, शजीर साहब और फरहान साहब से मिलने के बाद अंदर की तरफ जा चुके थे, जबकि आयशा बेगम और अस्मा अभी भी गेट के पास खड़ी आलिया और अरफा बेगम का इंतज़ार कर रही थी। एक और गाड़ी अंदर आई। ड्राइवर डोर खोलकर आलिया बाहर निकली और दूसरी तरफ से अरफा। सारम की नज़र उठी तो झुकना भूल ही गई। 6 साल वो इसे 6 साल बाद देख रहा था, वो अपनी बीवी को 6 साल बाद वो अपने रूबरू देख रहा था। इसके देखने के अंदाज में किस कदर मोहब्बत और इज्जत थी। आलिया भी इसकी तरफ देखती रह गई। तो क्या हिजर ख़त्म हो चुका था? हाँ, इसे यकीन करना ही था, क्योंकि इसके ख्वाब इसके सामने हकीकत बनाकर खड़े थे। वो अपने रब की शुक्रगुजार थी। इसकी दवाएं रंगाया नहीं गई थी। इसने अपनी दवाओं में भी अपने महरम को ही मांगा था। मुमकिन कैसे ना था कि वो इसे अता ना हो। हल्की बुरी आंखें, सुरख सफ़ेद रंगत, छोटी सी खूबसूरत नाक, अहमीन लब और आंखों में मौजूद हया जो इसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। बेशक औरत का बड़ा गहना हया है और औरत की आंखों में काजल मौजूद हो या ना हो, अगर हया मौजूद हो तो इसकी आंखें दुनिया की खूबसूरत तरीन आंखें बनती हैं। अरफा बेगम और आलिया मुस्कुराते हुए आयशा और अस्मा बेगम से मिली। कैसा है मेरा बेटा? सारम को गले लगाते हुए मोहब्बत से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची, आप कैसी हैं? सारम ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो हंसते हुए बोली। आयशा और अस्मा बेगम के हमरा अरफा बेगम अंदर की जाने बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, सारम ने मुस्कुराते हुए आलिया को देखा। वालेकुम सलाम, आलिया झिझकते हुए बोली। मुलाकातें। तभी गेट खुला और मुस्कुराते हुए दानियाल और अमिल अंदर की तरफ आए। आलिया मुस्कुराते हुए अमिल की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, अमिल मुस्कुराकर इसके गले लगी। वालेकुम सलाम, कितनी प्यारी हो गई हो तुम गुड़िया, आलिया मोहब्बत से इसे देखते हुए बोली, जो इस वक्त ऊंची कुर्ता स्टाइल बेबी पिंक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने अपने खुले शोल्डर कट बालों में कैचर लगाए बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं, अमिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ जनाब, कैसे हैं मिजाज आपके? आलिया ने दानियाल के बाल बिखरते हुए कहा। मिजाज बहुत अच्छे हैं और हटे, अभी तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिला। दानियाल सबको हटाता अंदर की तरफ चला गया। आलिया, सारम, अयान और अमिल इसकी बात को समझते हुए मुस्कुरा दिए। चलो, मुझे नहीं लगता शो मिस करना चाहिए, आर्यान के कहने पर सब सर हिलाते हुए अंदर बैठ गए। मुझे तो भूल ही गए हैं सब, दानियाल ने लाउंज के दरवाजे में खड़े होकर दहाई देते हुए कहा। जानू कैसी हो और कितनी खूबसूरत हो गई हो, मर मुक गए हैं मैं आपको देखकर। दिल पर हाथ रखते हुए दानियाल ने अरफा बेगम को एक अदा से कहा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मेरी जान? अरफा बेगम इसे गले लगाते हुए बोली। सभी मुस्कुरा दिए। उफ उफ, कुछ जल तो नहीं रहा? जैसे मेरी जानू ने
जान कहा तो इसी वक्त यहाँ से जलने की बू आने लगी। दानियाल ने नाक पर हाथ रखते हुए एक तरफ बैठते सुहेल साहब की तरफ इशारा किया। जल तो मैं वाकई ही रहा हूँ, इन्होंने आज तक कभी मुझे भी जान नहीं कहा। सुहेल साहब नाराजगी से मुंह फुलाते हुए बोले, ओहो बस जो जिस काबिल हो उसे उतना ही मिलता है। दानियाल हुसत से बोला तो इसके अंदाज पर सब हंस दिए। मेरी बेइज्जती ही किए जाओगे बदमाश, या आकर मुझसे मिलोगे भी। सुहेल साहब के कहने पर दानियाल दांत निकालता इनकी तरफ बढ़ा। चलो मिल ही लेते हैं। रकीबों से भी दानियाल ने यूं कहा गोया एहसान कर रहे हो। अमिल भी अरफा बेगम से मिलकर सुहेल साहब की तरफ बड़ी खुशगवार माहौल में सबने खाना खाया। खाने के दौरान भी सारम वक्तन फवक्तन आलिया की जानिब देखता रहा। सारम की नज़री को बखूबी महसूस करते हुए बुरी आंखें उठी और काबिल की गहरी स्याह आंखों में उतर गईं। आलिया के चेहरे पर दनक के सारे रंग आए। सारम ने मोहब्बत से ये मंतज़िर देखा। आर्यान मुकम्मल तौर पर अमिल को नज़रअंदाज किए हुए था। इसके तमाम खाने की तरफ थी। अगर वो शेर था तो वो भी सवा शेर। अमिल भी मज़े से इसे इग्नोर किए फलक और आलिया से बातों में मसरूफ़ थी, जबकि दानियाल के लिए इस वक्त खाने से अहम कोई काम ना था। खाने के बाद चाय का दौर चला। अमिल, फलक और आलिया ने मिलकर चाय तैयार की। यह कहना बेहतर होगा कि आलिया ने चाय बनाई और इन दोनों ने बातें। चाय के दौरान भी वो हल्की फुल्की बातें करती रही। अरफा, आयशा और अस्मा बेगम की अपनी बातें जारी रहीं, जिनमें आस पड़ोस की खबरें, खाना पकाना, हालात और बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी शामिल थी। पिछले कुछ दिनों से मौसम बरसात अपने जोबन पर था। जुलाई का आखिरी हफ्ता ख़त्म हो चुका था। बारिश के सबब हवा में हल्की फुल्की नमी थी। शाम के वक्त खुली फिजा में खड़े ये हवा बहुत बली महसूस हो रही थी। अमिल, फलक, दानियाल और आलिया भी इस वक्त लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठे थे। कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना भाभी, फलक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। हाँ ये तो है, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वो देखिए सारम भाई टेरेस पर खड़े आपको ही देख रहे हैं। अमिल के कहने पर आलिया बौखला गई। उफ, क्या वो अभी भी देख रहे हैं? आलिया ने सुर्ख होते हुए चेहरे को छुपाते हुए कहा। जी, और इतनी मोहब्बत है इनकी नज़रों में कि मैं आपको क्या बताऊं। दानियाल ने फलक और अमिल को आंख मारते हुए कहा। इन्हें शर्म नहीं आती? आलिया अब के दुपट्टे का घूंघट ओढ़ चुकी थी। भाभी, बाई कह रहे हैं आलिया से कहो मेरे कमरे में आएं। फलक ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरान होने की अदाकारी की। प्लीज़ इन्हें कहो ना करें, आलिया मनमनाई। अमिल, फलक और दानियाल के हंसने पर आलिया ने घूंघट उठाकर इन्हें देखा, जो हंस हंस कर लूट-फूट हो रहे थे, और अगले ही लम्हे इसने मुड़कर खाली टेरेस को देखा। मेरा सांस ही सुखा दिया तुम लोगों ने। आलिया जूता उठाकर दौड़ी तो अमिल और फलक और दानियाल हंसते हुए लॉन में भागने लगे, जबकि आलिया जूता उठाते अभी भी इनके पीछे दौड़ रही थी। आसमान पर छाते चाँद ने मुस्कुराते हुए इस नह के वक्त को बाप में कैद किया, और यादों से रहाई मुमकिन नहीं थी। आर्यान बेटा, तुम अपने बिजनेस को छोड़ दो, वो सब अब सारम संभाल लेगा। तुम अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करो। फरहान साहब ने शफकत से कहा। पर कोई परवाह नहीं, मना कर दी सो मना कर दिया। अभी तो आप मैनेज कर रहे हो। जल्द आपकी फाइल्स होने वाली हैं, तब क्या करोगे? फाइनल्स होने वाले हैं तो तब क्या करोगे? सारम है ना बेटा, वो संभाल लेगा। इतनी सी बात भी नहीं मानोगे मेरी? फरहान साहब ने खुफ्तगी से कहा। ठीक है, आर्यान हार मानते हुए बोला। ये हुई ना बात। फरहान साहब आर्यान का कंधा थपथपाते हुए बोला। चलो भाई, थक गए हैं आप सब लोग। माना कि कल संडे है, मगर अगर अब सारी रात जागोगे तो कल क्या करोगे? चलो शाबाश, ऐसा करो दानियाल, आज तुम आर्यान के साथ रुक जाओ और इसके साथ सिटिंग करवा देना, और अमिल, तुम और फलक मिलकर आलिया का हाथ बिठा देना। ज़्यादा काम नहीं है, वरना वार्डरोब वगैरह सेट कर देना और कंपनी भी दे देना। आयशा बेगम मुस्कुराते हुए बोली तो अमिल और दानियाल की बाँछें खुल गई। ज़रूर, दोनों यकज़बान से बोली और फिर एक साथ मुस्कुराईं। बाजी कैसे एवें तंग करी हैं आपको? अस्मा बेगम इन दोनों की माँ थी और इनके मिजाज को खूब जानती थी। क्या मतलब? पहले तो अक्सर वीकेंड पर रहते थे एक साथ, कभी फलक आपके घर और कभी ये दोनों यहाँ पर। कोई नई बात तो नहीं जो तुम ये कह रही हो? आयशा बेगम फूफी से बोली। बिल्कुल, तुम लोग भी यहीं रुक जाओ ना, फरहान साहब बोले। नहीं भाई, हम तो जा रहे हैं, घर में भी काफ़ी काम है, शज़ेब साहब उठते हुए बोले। और ख़बरदार तंग किया तो, अस्मा बेगम वार्न करते हुए बोली।
यस बॉस, आपको शिकायत नहीं होगी, दानियाल सल्यूट करते हुए बोला तो इसके अंदाज पर सब मुस्कुरा दिए। अमिल यार कॉफ़ी ही बना दो प्लीज़, आलिया बेड पर लेटते हुए बोली। एक्सक्यूज़ मी, अमिल ने उठते हुए पूछा। हाँ, और एक काम करना, 2 कप बना लाना, आर्यन को भी इस टाइम कॉफ़ी पीने की आदत है। इसे भी दे आना जी। ठीक है, अमिल मुस्कुराते हुए बोली। 1 कप मेरा भी, फलक बेड पर गिरते हुए बोली। 10 मिनट दो मुझे, अमिल मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ी। ए दिल ठहर जा जरा, जीने की तो कोई वजह ढूंढ ले, घबराना गम से, जीने की कोई तो वजह ढूंढ ले। अमिल गुनगुनाते हुए इन हाथ से कप में काफ़ी फेंक रही थी। आर्यन जो के कॉफ़ी का ही बोलकर किचन की तरफ आया, मुस्कुराते हुए हाथ बांधकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अमिल इसकी आमद से बेखबर गुनगुना रही थी। अहम छू के मुझे तो महसूस कर लिए, लम्हा तेरा ही गुजरता हूँ मैं। आर्यन की आवाज़ पर अमिल का कॉफ़ी फेंटता हाथ थम गया। तुम वो मैं ऐसे ही, अमिल बुखलाते हुए बोली। अच्छा गा लेती हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हें इससे मतलब जैसा भी गाऊं, अमिल आर्यन को घूरते हुए बोली। किस बात की नाराज़गी है, मैं पूछ सकता हूँ, आबरूक चाहते हुए आर्यन ने पूछा। तुम पूछ चुके हो, अमिल ने गुस्से से कहते हुए आबरूक चाहे। तुम नाराज़ हो, अमिल। आर्यन इसके पास चला आया। क्या मुझे नहीं होना चाहिए, अमिल भी इसी के अंदाज पे बोली। नहीं, तुम्हें यह हक नहीं हासिल, तुम्हें मुझसे बात क्लियर कर सकती हो, मगर मुझे अपनी इस नाराज़गी की वजह तो बताओ। आर्यन इसे एक तरफ करता खुद कॉफ़ी बनाने लगा। कोई एक बात हो तो बताओ, मैं बताने बैठी तो सुबह हो जाएगी। अमिल रूठते हुए लहजे में बोली। मैं सुन सकता हूँ सारी ज़िंदगी भर, आर्यन संजीदगी से बोला। तुम बहुत बदल गए हो, वक्त ने तुम्हें बहुत बदल दिया। वो इससे शिकवा कर रही थी या इसे बता रही थी, वो इसे समझ ना पाया। वक्त बहुत जालिम शय है, कब कैसे और किस तरह जीता है सब कुछ सिखा देता है, आर्यन संजीदगी से बोला। पहनती हुई कॉफ़ी दूध में मिली तो एकदम ही दूध का रंग बदला। तुम बहुत सीरियस बातें करने लगे हो, अब ऐसे रहते हो जैसे मिर्चें चुबाई हों। वो इससे शिकवा कर रही थी और वो धीरे से मुस्कुराया और डिम्पल उभरकर महदूद हुआ। सीरियसली, आर्यन ने हंसते हुए कहा। मजाक ना उड़ाओ, वो चिढ़कर बोली। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आर्यन सर झटकते हुए बोला। तुम मुझसे बात भी नहीं करते हो, पता है मुझे कितना फील हुआ था अगर इसी गम में मैं मर जाती तो। अमिल सीने पर बाजू बांधते हुए बोली। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, यह हकीकत है। लोग जीने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं, इधर नहीं तो उधर ही सही, इधर नहीं तो कहीं और सही। सुनो अमिल, किसी के चले जाने से कोई नहीं मरता, इंसान को जीना पड़ता है, इसलिए नहीं दूसरों के लिए। बात कड़वी ही सही मगर दुरुस्त थी, इसने धीरे से सर हिलाया। तुम अच्छी तकरीर कर लोगे तुम अच्छी तकरीर कर लोगे अगर कभी करनी पड़े, अमिल मुस्कुराते हुए बोली। तो अभी भी नाराज़ हो या कोई और वजह है या कोई इल्ज़ाम, आर्यन कॉफ़ी कपों में डालते हुए बोला। नहीं, अब ठीक है, अमिल ने मुस्कुराते हुए डिश उठाई। शुक्रिया, आर्यन हंसते हुए बोला। इस रात 2 दिलों में मौजूद गलतफहमियाँ ख़त्म हुई। गलतफहमियाँ खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती, इन्हें ख़त्म करना पड़ता है। किसी एक को झुकना ही पड़ता है। अना की बेचारी दामन ही रह गई, मगर जो झुक गया वो फतेहयाब हुआ। इसे नींद ही में खुद पर एक बोझ महसूस हुआ। इसने हिलने की कोशिश की मगर वो हिल नहीं पाया। आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन बेदार हुआ। एक झटके से इसकी आंख खुली, एकदम इसे खुद पर बोझ महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन बेदार हुआ। इसने हिलने की कोशिश की मगर ना उठ पाया। इसने अपना आप झगड़ा हुआ महसूस हुआ। इसने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की मगर बेसूद। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे सब कुछ याद आने लगा, रात का मंजर, और इसके जहन के पर्दों पर लहराया। वो कॉफ़ी पीने के साथ साथ ज़रूरी काम निपटाकर सोते हुए दानियाल के साथ सोने के लिए लेटा। इसका मतलब हटो पीछे, आर्यन ने पूरी तरह खुद पर लेटे दानियाल को हटाना चाहा मगर वो तो शायद नशा लेकर सोया हुआ था। आर्यन ने झंझलाकर इधर उधर देखा। रात का तीसरा पहर था। क्या मुसीबत है यार तुझे, हट पीछे। एक दफ़ा फिर इसने दानियाल को हटाना चाहा मगर बेसूद। पहले तो सिर्फ इसका बाजू, एक टांग ही आर्यन पर थी, अब आर्यन इसे हवा में दूसरी टांग बुलंद करते हुए भी देख चुका था। नहीं, इससे पहले आर्यन इसे रोक पाता, दानियाल इस पर हावी हो चुका था। इसने मुझ पर अपना सरहाना समझ लिया है, आर्यन बड़बड़ाया। इसे सांस लेने में दुश्वारी हुई जबकि कमरे में घड़ी की टिक टिक के साथ दानियाल के खराटे भी गूंज रहे थे। दफ़ा हो, क्या मुसीबत है। आर्यन ने इसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो धर्म से ज़मीन पर गिरा। क्या हुआ, दानियाल बुखलाया।
अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर तू जिस तरह मुझ पर चढ़ाई कर रहा था, अगर कोई आ जाता तो मेरी जिस्म मशकूक हो जानी थी। आर्यन कंबल हटाते हुए गुस्से से बोला। हैं? मैं तो सो रहा था, दानियाल हैरानगी से बोला। नहीं, तुम सो नहीं रहे थे, तुम मुझे फलक समझ रहे थे, आर्यन इसे छेड़ते हुए बोला। कमीने रुक ज़रा, दानियाल उठते हुए बोला। छोड़ो मुझे, गधे में फलक नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, गधे में फलक नहीं हूँ, आर्यन खुद को छड़वाते हुए बोला। इधर सोफे पर ही सो जाऊंगा, दानियाल इसे बेड पर धक्का देते हुए सरहाना संभालते हुए सोफे पर चला गया। अलार्म की पाड़ खाने वाली आवाज़ पर आर्यन ने आंखें खोलते हुए घड़ी की तरफ देखा। दूर कॉलोनी की मस्जिद में इमाम साहब अजान दे रहे थे। दानियाल आराम से बदला लेने की खातिर इसके साइड टेबल पर रखे मोबाइल में अलार्म सेट करता खुद कानों में रुई डाले बेखबर सो रहा था। आर्यन ने अलार्म की चंगाड़ी आवाज़ को बंद किया। फजर का वक्त हो चुका था, सो आर्यन ने भी नमाज पढ़ने की खातिर बिस्तर छोड़ दिया। ये बुद्धू भी ये बुद्धू भी ना ये बुद्धू भी ना मैं जागता हूँ भी इसी टाइम हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। दूर अमाम अब सब कह रहे थे, नमाज नींद से बेहतर है, मगर हम इससे बेखबर हैं। रात का पैगाम नहीं सुन रहे, मोज़न बुला रहा है, मगर हम हर शय से बेखबर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। रब के सामने हाथ फैलाओ और इसका शुक्रिया अदा करो। जब इंसान सोता रहता है तो शैतान 3 लगामें ऐसी बांधे बांधता है जो इंसान को बिस्तर से उठने नहीं देता। आर्यन वज़ू कर चुका था जब दानियाल को उठने का मकसद इसे भी अपनी साथ मस्जिद ले जाने का था। जब आर्यन ने दानियाल के चेहरे पर बोतल से पानी भरा तो वह एकदम उठा। नमाज पढ़ने चलो, मेरे साथ वज़ू करो जल्दी, आर्यन बाल संवारते हुए बोला। आर यू क्रेजी? दानियाल आंखें मलते हुए उठ बैठा। जो पूछना हो रास्ते में पूछ लेना, फ़िलहाल जल्दी करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। आर्यन का लहजा बता रहा था कि वो किसी किस्म की रायत नहीं देने वाला। जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा, वरना नहीं, दानियाल डिटाई से बोला। इस वक्त वो बनियान टाइप शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए था। आर्यन ने एक नज़र इसके हुलिया को देखा और दूसरी नज़र घड़ी पर डाली। अगर वो इसे समझाने बैठता तो देर हो जाने दी। आर्यन ने यही गनीमत जामी, कम से कम वो जा तो रहा है। ठीक है, वज़ू करके नीचे आ जाओ। इसे बाथरूम में जाता देख आर्यन नीचे की तरफ बढ़ा। आर्यन, इतने सारे जूते पड़े हुए हैं यहाँ, अगर मेरा जूता गुम हुआ। मस्जिद के बाहर जूते पड़े देखकर वो परेशानी से बोला। चुप करके चलो, आर्यन इसे घूरते हुए बोला। दानियाल जमाई रोकता बेजार मस्जिद में दाखिल हुआ। सुबह का वक्त था, दिल फरेब और मन मुँह लेने वाली हवाएं चल रही थी। दानियाल ने इधर उधर देखा। एक बारेज से बुजुर्ग के साथ खड़ा आर्यन इसे जल्द ही नजर आया। बुजुर्ग के चेहरे की नूरियत इन्हें मुनफरिद बना रही थी। दानियाल चलता हुआ इन तक आया। इर्द गिर्द सफ़े दुरुस्त करते हुए लोगों ने नागवारी से इसे देखा, मगर वो कंधे उठाते आगे बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, दानियाल ने अदब से सलाम किया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? वो इस कदर मोहब्बत भरे लहजे में बोले कि दानियाल को मानता ही पड़ा कि जिस कदर खूबसूरत इनका चेहरा, इससे कहीं ज़्यादा खुश अखलाक वो खुद है। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। शायद इनकी मोहब्बत का एहसास था कि दानियाल भी आराम से बिला झिझक इनसे बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, शुक्र इस रब का वो जिस हाल में रखे, वो शफीक मुस्कुराते हुए लहजे में बोले। बेटा, आप पहली बार आए हैं तो रायत है, वरना नमाज पढ़ते वक्त लिबास पूरा होना चाहिए, जैसे आर्यन बेटे ने पहना। इनकी बात पर आर्यन मुस्कुरा दिए, इसलिए इसने दानियाल को समझाया नहीं था। जानते थे कि मौलवी साहब इसे खुद समझा देंगे। मैंने कौन सा दोबारा आना है, दानियाल में दिल में सोचा और सर हिलाया। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी जो बहुत जल्द इसकी सोच को गलत साबित करने वाली थी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा ज़रूर होता है कि वो इस लम्हे को बार बार जीना चाहता है। नमाज के बाद वो वॉक करने के लिए निकल पड़े। और अब तुम रोज़ इस टाइम उठते हो क्या? आर्यन के साथ चलते हुए दानियाल बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, आर्यन इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम सो? आई मीन, इतने मज़े की नींद कौन कुर्बान कर सकता है? वो हैरानगी से बोला। दिल करता है ना, मेरा बहुत करता है, मगर हमेशा वही नहीं करता जो हमारा दिल चाहिए। जैसे कुछ सिर्फ चाहने से नहीं होता, इसके लिए कोशिश भी तो करनी पड़ती है। ओ माय गॉड आर्यन, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, दानियाल अकीदत से भरे हुए लहजे में बोला। मम्मा हमें नमाज पढ़ने का कहती रहती है, मगर फोर्स नहीं करती। इनका कहना है किसी के कहने पर पढ़ी तो क्या पढ़ी, खुद दिल में रब की मोहब्बत होगी तो रब नमाज के लिए खड़ा कर देगा। आंटी की बात सही है, किसी के कहने पर न पढ़ी नमाज भी क्या नमाज। आपको रब से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि खुद नमाज के लिए खड़े हों।
आपके दिल से आवाज़ है कि ये लम्हा है, इसे रब को राज़ी करना ही होगा। दानी, हम कितनी भागदौड़ करते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ इस लाहासिली और फ़ानी दुनिया के लिए। हमने एक ना दिन लौट जाना है और अपनी असल की तरफ। फिर इस दुनिया की परवाह ही क्यों करें? ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती और ना ही मुझे यहाँ से लेने के लिए कोई जद्दोजहद करनी है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो धीरे से मुस्कुराया। तो मैं कल कितने बजे उठूँ? दानियाल की बात पर आर्यान की मुस्कुराहट गहरी हुई। अस्सलाम वालेकुम। 8 बजे के करीब अस्मा बेगम और शहज़ेब साहब नाश्ते के लेकर आए। अरे वाह भाई, हलवा पूरी। सुहेल साहब और फरहान साहब इस वक्त लाउंज में बैठे थे। इनके साथ ही आयशा बेगम और अरफा बेगम भी बैठ गईं। जबकि यंग पार्टी अभी तक सोई हुई थी। सिर्फ आलिया, आर्यान और दानियाल जाग रहे थे। आर्यान और दानियाल लाउंज में बैठे थे, जबकि आलिया किचन में जूस। शुक्रिया अस्मा बाजी, आपने मेरी ख्वाहिश ही पूरी कर दी। दिल कर रहा है हलवा पूरी खाएं। वो सब अगर कभी हलवा पूरी खाते तो सिर्फ अस्मा बाजी, अस्मा बेगम के हाथ की बनी हुई खाते। इनके हाथों की बनी हुई हलवा पूरी बहुत ही लजीज थी। ओ देखो, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को पूरियाँ खानी है। अस्मा बेगम मुस्कुराते हुए फरहान साहब से मुखातिब हुई। आलिया बेटा जी। इस वक्त आलिया किचन से निकली। नाश्ता लगाओ भाई टेबल पर। आलिया ने सर हिलाते हुए और हाथ पाट पकड़ते हुए मुलाजमों को अपने पीछे ही किचन में आने का इशारा किया। यार, आज कोई स्पेशल दिन है ना? मुझे याद नहीं आ रहा। अचानक दानियाल कुछ सोचते हुए बोला। मुझे तो नहीं पता। आर्यन मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। जानता था कि अब दानियाल इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो आज मेरे यार की बर्थडे है, दानियाल झूमते हुए बोला। तो आर्यन सुकून से बोला। चल तो पूछ ही रहा हूँ, बता दे आराम से, शराफत से मुझे ट्रीट दे। दानियाल के मतलूबा आर्यन दांत पीस कर रह गया। वजह? आर्यन इसे घूरते हुए बोला। तो 22 का हो गया है। दानियाल फिर से झूमने लगा। एक शर्त पर। आर्यन कुछ सोचते हुए बोला। देखो, जान मांग लेना, ट्रीट नहीं। दानियाल हाथ जोड़ते हुए बोला। एक बात है ना तुम तीनों की बर्थडे? आर्यन सोचते हुए बोला। नहीं। दानियाल फौरन बोला कि शर्त क्या होगी? तुम लोग मुझे ट्रीट दे देना, मैं तुम लोगों को दे दूंगा। आर्यन सुकून से बोला। ठीक है, डन बॉस। दानियाल कुछ सोचते हुए बोला। क्या कर रही हो तुम? आर्यन ने हैरानगी से दानियाल को देखा, जो सोती हुई फलक की मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें बना रहा था। आर्यन फलक को गौर से देख रहा था। दिन में मेकअप करके खूबसूरत बनती है, वरना इस वक्त चेक करो कि ये कुछ अजीब नहीं लग रही? दानियाल की आवाज़ सरगोशी से कम ना थी। इसकी बात सुनकर आर्यन का दिल चाहा कि अपना सर दीवार में दे मारे। यार, इस नमूने को दीवार में ही दे मारे। मकसद बताओ? आर्यन इसे घूरते हुए बोला। स्टेटस लगाऊंगा ना यार इसकी बर्थडे पर। चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट सजाए दानियाल बोला। आर्यन ने एक नज़र फलक को देखा, जो सोते हुए मासूम लग रही थी, और दानियाल को तो बस इस बेचारी को तंग करने का बहाना चाहिए। बेचारी दिन के वक्त भी अच्छी भली लग रही होती है, तब भी दानियाल यूं ही इसकी इज्जत अफजाई करता रहता है। हालांकि दानियाल ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अमिल और फलक मेकअप नहीं करती थी। अब तुम क्या कर रहे हो? आर्यन को अमिल की तरफ बढ़ता देखकर दानियाल ने पूछा। तुम मेरी बहन का फ़ोटोशूट करो और मैं तुम्हारी बहन को बख्श दूंगा। नामुमकिन, आर्यन ने इसे छेड़ते हुए कहा, जबकि दानियाल जानता था कि अब क्या होने वाला है। जब ही तो वो अपनी हंसी दबाए नाकाम रहा। आर्यन ने कैमरा ऑन करते ही अमिल का कंबल हटाया, मगर ये क्या! अगले ही लम्हे दानियाल हंसते हुए रुकू और इसके बाद सजदे में जा चुका था। आर्यन ने हैरत से कैमरे में कैप्चर अमिल के पाँव की तस्वीर देखी। ये अब भी ऐसे सोती है कि? आर्यन हंसते हुए बोला। हाँ ना, सोती सीधा है और सुबह इस पोजीशन में होती है। हमें तो आदत है, इसलिए हम इस तरफ जाने का तकल्लुफ़ ही नहीं करते। आर्यन ने इस पर कंबल सीधा किया और मुस्कुराते हुए कहा। रेडी? आर्यन ने पूछा। गो। दानियाल और आर्यन एक साथ बोले। अमिल फलिक दोनों इतनी ऊंची आवाज़ में बोले कि एकदम अमिल और फलिक झटक से उठ बैठी। ऐसा करने से इनके बाल इनके चेहरों पर आए और अब चीखों की बारी दानियाल की थी। वो चलाते हुए बाहर को दौड़ा। बूतरियां! आर्यन ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। क्या हुआ? वो दोनों बुखला गए। नाश्ता तैयार है, आ जाओ जल्दी से फ्रेश होकर। आर्यन संजीदगी से कहता हुआ बाहर को बढ़ा, क्योंकि अब अगर थोड़ी देर भी इधर रुका तो हंसी पे काबू करना मुश्किल नहीं था। नाश्ता सबने खुशगवार माहौल में किया। भाई आयशा, बहुत जुल्म सास हो तुम। ना माना कि आलिया इस घर की बहू है, मगर इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं कि तुम इससे अभी इतने काम करवाने लगो। फरहान साहब अखबार के सफ़ा पलटते हुए बोली।
इसकी बात पर सब हंसने लगे। आयशा बेगम का तो मुंह खुला ही रह गया। इनके इल्ज़ाम सुनकर वो अब बेचारी को तो इतना रोकती है, मगर आलिया की ज़िद के सामने इन्हें हार माननी पड़ती है। सारम ने ज़रा इस बात पर नज़रें उठाकर इसे देखा। अंगूरी रंग की शलवार कमीज़ और सुर्ख स्पंद रंग पर खूब जच रही थी। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। आलिया ने भी इसे देखा और मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ी। शोल्डर कट बालों की दरमियान से मांग निकालकर शीशे में देखते हुए इसने खुद पर एक आखिरी तनकीद निगाह डाली और बाहर की तरफ बढ़ी। पीली शॉर्ट फ्रॉक और जीन्स में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप वो पहले भी नहीं करती थी। फलक भी पीले ही कलर की फ़्रॉक पहने हुए थी। ये फ़्रॉक इन दोनों को दानियाल ने गिफ्ट की थी। ये तुम दोनों थी? ओहो, तुम दोनों को दूर से देखकर मुझे ऐसा लगा कि आग के शोले। मुझे लगा वहाँ से सामने बुखारी साहब के लौंड में आग लगी। ये इतना भड़कीला और शौक रंग किस फजूल आदमी की चॉइस है। दानियाल बिल्कुल भूल चुका था कि ये फ़्रॉक इससे गिफ्ट की है। खुद को ही फजूल आदमी कह रहे हो? अमल और फलक ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा। हैं, मैंने? दानियाल अटका। ना जी ना, अब तो तुम खुद ही मान चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो सर खुजाते हुए, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम लोगों पर पैसे उड़ाऊँ? और फिर पूरे रास्ते दानियाल इस बात की सख्ती से नफ़ी करता रहा और इसने इन्हें ज़िंदगी में कभी कुछ लेकर ही नहीं दिया था। कपड़ों से तो वो इतने शौक रंग थे। आर्यान, अमील और फलक सिर्फ इसे घूर रहे थे, जिसकी ज़ुबान फराफर इंजन की तरह दौड़ रही थी। फ़ोन की बेल पर दानियाल ने अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो, खैरियत? फ़ादी सब ठीक है ना? वो फ़िक्रमंदी से बोला। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसने अजलत में गाड़ी रोकी। क्या हुआ आर्यान, सब ठीक तो है? अमील ने इसे परेशान देखकर पूछा। फ़ाद का फ़ोन था, इसका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह करे सब ठीक हो। वो ड्राइंग करते हुए मसरूफ़ हो गया। टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। आर्यान महज सर हिलाते हुए बोला। आर्यान तेज़ी से गाड़ी से उतरा। तुम लोग चलो आगे। इसने इसी अंदाज को मैं पूछा। नहीं, तुम जाओ, हम वेट कर लेते हैं। दानियाल बोला तो आर्यान सर हिलाते अंदर की तरफ बढ़ा। फ़हद, तुम ठीक हो? फिर मोबाइल पे वो मजाक क्यों? जान निकाल दी तुमने मेरी। फ़हद को बैरूनी दरवाजे के पास खड़े मुस्कुराते देखकर आर्यान का बीपी शूट कर गया। कुछ देर पहले तो इसने फ़ोन पर बताया कि इसका एक्सीडेंट। फ़हद ने शरारत से आंख बाढ़ते हुए कहा तो आर्यान ने इस कंधे पर मुक्का मारा। कमीने, वो बड़बड़ाया तो फ़हद हंस दिया। चल आजा, अंदर आ ही तो गया है। फ़हद इसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। रुक ज़रा, तेरे करके मैं गाड़ी भगा कर लाया हूँ। मेरे साथ दानी, अमील और फलिक भी हैं। आर्यान बाहर की तरफ बढ़ा। अच्छा सच्ची? बाबी साहब और तुम्हारे साले साहब और जमा साली साहबा भी आई हैं, तो इन्हें बाहर क्यों रोका है? मेरे गरीब खाने में भी तू ले आया। फ़हद इसे चढ़ते हुए बोला। बकवास ना कर। आर्यान दांत पीसते हुए बोला। हटो, मैं खुद ही ले आता हूँ इन्हें। आर्यान गाड़ी की तरफ बढ़ा। फ़हद, इतना अंधेरा क्यों है इधर? आर्यान अंदर दाखिल हुआ तो इधर उधर सिर्फ अंधेरा ही था। वो इसलिए कि रोशनी तूने अब अंदर कदम रखा है, फ़हद ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। हैप्पी बर्थडे टू यू। आर्यान के कुछ यूनी फेलो भी थे और बिनिश भी वहीं मौजूद थी। वो बोर्ड लग रही थी, मगर दानियाल पर नज़र पड़ते इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। दूसरी तरफ मेज़ पर पड़े अनमाई इकसाम खानों को देखकर जहाँ दानियाल के मुंह में पानी उभरा, बिनिश को देखते ही इसका हलक कड़वा हुआ। आर्यान ने मुस्कुराते हुए फ़हद को देखा और इसके पीछे हाल को देखा। पूरे हाल में नीले और सफ़ेद रंग के गुब्बारे सजे हुए थे। हम भी इधर हैं, दानियाल ने आंखों पर आंखें रखते हुए शरारत से कहा। कैसे हो जूनियर्स? फ़हद आर्यान को उतारकर दानियाल की तरफ बढ़ा। ठीक हूँ सीनियर। दानियाल भी इससे मिलते हुए इसी के अंदाज में बोला। अस्सलामुअलैकुम भाभी। फ़हद के बोले पर जहाँ आर्यान को खांसी का दौरा पड़ा, वहीं अबिल, फलक और दानियाल भी हैरानगी से इसे देखने लगे। क्या बोला आपने? दानियाल इसे घूरते हुए बोला। बाजी। फ़हद मासूमियत से बोला। अच्छा, मुझे सुनने में गलती हो गई होगी। दानियाल कंधे उचाते हुए बोला। मेरा मतलब बाजी कैसी हैं आप? आर्यान के घूरने पर फ़हद ने तंसी की। मैं ठीक। अमिल अभी तक हैरान थी। आई एम सॉरी, फ़हद आहिस्ता से बोला। पर क्यों? अमिल ने हैरानगी से पूछा। अमिल की बात पर फ़हद का हाथ सीधा अपने रुखसार पर गया। देख यार, इसके जहन के परों पर कुछ दिन पहले का मंजर लहरा। हाँ बोलो, खैरियत ही ना? इस टाइम क्या बात करनी है? यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड में खड़े फ़हद ने आर्यान से पूछा, जो सिर्फ इसे घूर रहा था। कुछ बूढ़ भी सही। इससे पहले कि फ़हद की बात मुकम्मल होती, आर्यान की तरफ से पड़ने वाला ज़ोरदार थप्पड़ इसने हैरानगी से देखा। आइंदा तो मुझे किसी लड़की के आसपास नज़र आया ना, आर्यान ने इसे वार्निंग देते हुए कहा। पर यार, वो सिर्फ मजाक में करता हूँ। मजाक में भी नहीं, आर्यान चबा चबा कर बोला। तुमने अमिल को तंग किया था ना मॉल में?
जानते हो कि वो कितनी अहम है मेरे लिए, तो सोचो जितनी लड़कियों को तुम तंग करते हो वो किस किस के लिए कितनी अहम होगी। आर्यन संजीदगी से बोला, ओह तो ये बात है भाभी जी। वो जी पर जोर देता शरारत से बोला। चुप रहो बेवकूफ़, आर्यन दांत पीसते हुए बोला। आइंदा प्रॉमिस मैं किसी लड़की को तंग नहीं करूंगा, ठीक है, पर तुमने बहुत जोर का मारा था। फहद शिकायती अंदाज में बोला, अच्छा ना, जब जब तू कोशिश करेगा ना किसी लड़की को छेड़ने की, तो तुझे यही थप्पड़ पड़ेगा। आर्यन इत्मीनान से बोला, कहाँ गुम हो गए फहद भाई। फलक की आवाज़ पर फहद चौंका। कुछ नहीं, फहद ने आर्यन को देखा जो इसे घूर रहा था, और अगले ही लम्हे वो समझ गया। बस मुझे अकल आ गई है, मैंने इस दिन मॉल में आपके साथ अच्छा नहीं किया। अमिल मुस्कुराते हुए बोली। सारी बातें इसकी समझ में आ गई। दिल में आर्यन की इज्जत मजीद बढ़ी। उफ, मैं कितना गलत सोच रही थी। सर झटकते हुए वो धीरे से मुस्कुराई। चलिए मैं कह रहा हूँ रिज्जा को क्या इंतज़ार करवाना, दानियाल कहते सारी खाने के मेज़ तक पहुँचा। इसके बात पर सब मुस्कुरा दिए। आर्यन के केक काटने के बाद खाना लगाया गया जो सबने खुशगवार माहौल में खाया। दानियाल ने ज़ेरेला मुस्कुराया और फलक इत्मीनान से खाना खाती रही। आर्यन, फहद और आर्यन लॉन में बैठे काफ़ी पी रहे थे जब सब दोस्त जा चुके थे। अमिल और दानियाल, फलिक और बिनिश अंदर हाल में थे। 8 माह बाद हमारी सीएसएस का टेस्ट है, फहद संजीदगी से बोला। ओ तो ठीक, अभी हफ्ते बाद फाइनल हैं, वो तो निपटा लेंगे, फिर फारग होकर इकट्ठे तैयारी करेंगे। आर्यन कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोला। ठीक है। जिस वक्त वो दोनों अंदर गए वो चारों बातों में मशगूल थे। क्या हो रहा है, आर्यन और फहद इसके पास बैठते हुए बोले। एक तरफ सोफे पर अमिल और बिनिश बैठी थी, जबकि दूसरी तरफ दानियाल काउच पर बैठा और फलक इसके साथ। कुछ खास नहीं, अमिल ने कंधे उठाए। चलो फिर हम चलते हैं, आर्यन गाड़ी की चाबियां निकालते हुए बोला। खुदा हाफिज, बहुत अच्छा लगा हमें सब कुछ फहद भाई, और बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच भाई। अमिल मुस्कुराते हुए बोली। सेम हियर, दानियाल और फलिक हाथ हिलाते हुए एक साथ बोले। आर्यन मुस्कुराते हुए इन्हें देख रहा था। कुछ लोग बहुत ख़ास होते हैं, वो अपनी इन्हें खसूसियात से दूसरों के दिलों को फतह कर लेते हैं। फहद की खुश अखलाकी ने बिलाशुबा इन्हें बहुत मुतासिर किया। कम अज़ कम घर पहुंचने तक तो इनकी हर बात फहद भाई से लेकर फहद भाई तक ख़त्म होनी थी। आर्यन सिर्फ मुस्कुराते हुए इन्हें सुन रहा था। वाकई ज़िंदगी में मुखलिस दोस्तों का कोई नेमुल बदल नहीं। अब तुम दोनों किधर जा रहे हो? दानियाल फ्रेश होकर लॉन की तरफ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फलक गेट से आई और इसे देखे बगैर अंदर की तरफ बढ़ गया। दानियाल ने कंधे उठाए और फिर से अपने काम में लग गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों बाहर आई और नजर आईं। शायद इन्होंने दानियाल को देखा नहीं था। वो दोनों हेलमेट पहनी बाइक पर आगे पीछे सवार थी। दानियाल के पूछने पर हैरान सी फलक ने इसे मोड़कर देखा जो अमीर के पीछे बैठी हुई थी। तुम हाँ, हमें ज़रा सा काम है, थोड़ी देर तक आएंगे, फलक ने मुख्तात लहजे में कहा। ठीक है। इन्हें ऊपर से नीचे शिकी नज़रों से घूरता वो फिर अपने काम में लग गया। मॉल में दाखिल होते अमिल ने फलक से पूछा, या तुम गड़ी ले लो या मैं ले लूँ, दूसरे ऑप्शन परफ्यूम है, ये ठीक होगा? फलक आबरू उकसाते हुए बोली। ये बेहतर होगा। वो मुस्कुराती हुई मॉल की एक दुकान में दाखिल हुई। दानी का गिफ्ट क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है तुम्हें? अमिल ने फलक से पूछा। फजूल होगा, देख लेना। फलक इसे गिफ्ट पैक करते देख चुकी थी मगर अभी तक गिफ्ट से नावाकिफ थी। अमी ने एक खूबसूरत मील्स वॉच पैक करवाई थी और फलक ने एक मशहूर कुन परफ्यूम पैक करवाया था। और बिल की अदायगी के बाद वो दोनों वापसी के लिए हुई। चूँकि रात होने वाली थी जब वक्त अमील और फलक आर्यन को गिफ्ट देकर इसके कमरे से निकली। इसी वक्त सामने से दानियाल आ रहा था। गिरते पड़ते बहुत मुश्किल से वो इतना बड़ा डब्बा उठाते हुए आया। इतना बड़ा तोहफा देखकर अमील और फलिक को तो अपने दिए हुए तोहफे छोटे लग रहे थे। मुंह बसोड़ते हुए इसने दानियाल को आर्यन के कमरे में जाता देखा। फलक पांव पटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ी और अमील कंधे उचाती हुई अपने घर। आर्यन अभी फ्रेश होने जा ही रहा था कि अचानक टक टक की आवाज़ पर इसने दरवाजे की तरफ देखा जो बाहर से दरवाजे को धक्का दे रहा था। आर्यन की शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे। इसने तौलिया एक कंधे पर मुंतकिल किया और दरवाजे की तरफ एक ही लम्हे से दरवाज़ा खोला। सामने इतना बड़ा डब्बा देखकर आर्यन हक्का धक्का रह गया। ऑटो वो ये दूसरी बार कह चुका था कि मगर दूसरी बार डब्बे से अंदर ना आना। आर्यन एक तरफ हुआ, 1 2 और ये 3। हाय अम्मा, दानियाल ज़मीन पर पड़ा हुआ था और डब्बा इसके हाथ से दूर जा गया। आर्यन ने मुस्कुराहट दबाई और आगे बढ़कर इसे हाथ से हटाया। दानियाल ने मोहब्बत से इसे देखा, कितना ख्याल करता है वो, हाय कुर्बान। दिल में सोचकर इसने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। खबीस, दानियाल चीखा था। एक बार फिर ज़मीन पर था।
लानत हो, दानियाल बड़बड़ाया। किस पर? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर। जिसने अच्छा सोचा तुम ना सोचा करो, कुछ कुछ अच्छा सोचा करो। वो हंसता हुआ भी साथ हंसा। वो इसे इसकी बात लौटा चुका था। तू आया तो मैं नहाने जा रहा हूँ, इसने कंधे कुचाए। जा रहा हूँ, दानियाल पाँव पटकता हुआ बड़बड़ाया और वहां से चला गया। आर्यन ने दरवाज़ा बंद किया और फ्रेश होने चला गया। नीम बाल रगड़ते हुए बाहर आया तो इसकी नज़र एक तरफ पड़े गिफ्ट पर पड़ी। गहरा सांस भरते हुए एक तरफ रहा और गिफ्ट की तरफ देखा। हाथ बढ़ाकर इसने अमिल का दिया हुआ गिफ्ट उठाया, जिस पर हैप्पी बर्थडे आर्यन लिखा हुआ था, और वो मुस्कुराया। फिर नफासत से गिफ्ट को खोला। अमिल का दिया हुआ गिफ्ट देखकर वो मुस्कुराया। इसने हमेशा की तरह इसे घड़ी ही तोहफा दी। इसने घड़ी निकालकर पहनी। वो बहुत बेशकीमती घड़ी थी। आर्यन ने इसकी पसंद को दाद दी। फिर फलिक का तोहफा लिया और इसमें मशहूर कुन खुशबू थी। इस तरह वो फहद और बाकी सबके दिए गिफ्ट खोलता रहा। सब एक से बढ़कर एक थे। अब एक कोने में पड़ा दानियाल का डिब्बा पकड़ा। हैरत से ये इतना सख्त कैसे है, खुद से कहता हुआ डब्बे तक आया और इसे खोला। नीचे एक और डब्बा बरामद हुआ। इसने आंखें मीची तो कुछ गड़बड़ है, दूसरे के बाद तीसरा। इसने मुंह पर हाथ फेंक कर खुद को रिलैक्स किया। इसकी हिम्मत जवाब देगी। 8वें डब्बे पर 9वां डब्बा बिला आखिरी डब्बा था। इसने सुकून का सांस लिया। अब वो बड़ा डब्बा नहीं था जो दानियाल लाया था, वो एक मनी बॉक्स था। आर्यन ने डब्बा खोला। वह हैरान रह गया। डब्बे की तह पर एक फ्रेम पड़ा हुआ था। हाथ बढ़ाकर इसने वो फ्रेम उठाया और इसमें दानियाल की तस्वीर थी। दानियाल इसे किसी बात पर घूर रहा था, जबकि वो गर्दन पीछे किए हंस रहा था। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।